हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, डेंटल केयर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इसी बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डेंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहत्ता जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर आनंद जी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं डेंटल केयर एंड कैविटीज के बारे में। मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि डेंटल केयर हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी होता है, उसका क्या महत्व होता है? इस सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं इधर बस चेक कर रहा था, आप लोग ने कुछ इम्पोर्टेंट हेल्थ डेज की लिस्ट लगा रखी है एंड बाय चांस आज नेशनल डेंटिस्ट डे है, जो आई एम श्योर शायद आप लोग ने नोटिस नहीं किया होगा और मुझे भी आज सुबह ही स्ट्राइक हुआ जब मैं ऐसे ही व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक कर रहा था। बाय चांस अपना स्केड्यूल उसी डे पे सेट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कोइंसिडेंटली। अच्छा, कमिंग टू योर क्वेश्चन, डेंटल हेल्थ का अपनी बॉडी की हेल्थ से क्या ताल्लुक है? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपन जो भी खाते हैं वो सबसे पहला इनिशियल डाइजेशन अपने मुंह से स्टार्ट होता है जी। और अगर आपके दांत अच्छे नहीं है, अगर आपके पास दांत ही नहीं है उतने, अगर पायरिया की वजह से या कुछ इंजरी हो गई उसकी वजह से अगर आपके दांत ही नहीं है उतने, तो आप उस चीज को अच्छे से चबा नहीं पाएंगे एंड द इनिशियल स्टार्ट ऑफ योर डाइजेशन सही नहीं हो रहा है तो आगे का पूरा प्रोसेस अफेक्ट होने वाला है जी। और आज की तारीख में 50% of the population has cholesterol and diabetes, especially बॉम्बे जैसी सिटीज में जहाँ इतना स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इतनी एक्सरसाइजिंग नहीं है, इतना बॉडी का मूवमेंट नहीं है, तो ये बहुत कॉमन है। और डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल कहाँ से रिलेटेड है? मेन है अपनी डाइट से एंड लाइफस्टाइल इज अनदर इम्पोर्टेंट। बट अगर डाइट का इनिशियल स्टेप ही आपका सही नहीं हो रहा है तो सब कुछ अफेक्ट होने वाला है। सो ऑब्वियसली दांतों का बहुत ज्यादा महत्व है बिकॉज वो स्टार्ट है और अगर आपकी स्टार्ट ही सही नहीं है तो खत्म हो गया। जैसे एक सेइंग है कि वेल बिगन इज 50% डन, तो आपका वेल बिगन ही नहीं हो रहा है तो फिर तो यू आर ऑलरेडी बैक। सो ये कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सारी प्रॉब्लम्स उधर से लिंक होती है। अगर आपकी गम्स में इश्यूज है तो देयर इज रिपोर्ट्स कि इट इज रिलेटेड टू हार्ट इश्यूज। देयर आर रिपोर्ट्स दैट अगर प्रेग्नेंट लेडी में गम के इश्यूज है तो बेबी में भी इश्यूज होते हैं। लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी हो मतलब अर्ली बर्थ हो, अर्ली डिलीवरी हो जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स प्रूवन है इन रिसर्च। सो डेंटल से यूजुअली हम सोचते नहीं यार क्या रिलेशन होगा, दांत अलग है, बॉडी अलग है, हार्ट का क्या संबंध दांत से, बट एट द एंड बॉडी में सब कुछ रिलेटेड है एंड प्रूवन है कि सब में कनेक्शन है। सो ध्यान तो रखना है जी। डॉक्टर, ये जो हमारे दांतों में कैविटीज होती है उसकी वजह से भी कई बार दांत निकालने पड़ते हैं या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो कैविटीज होने के क्या कारण हो सकते हैं? सो सबसे मेन कारण कैविटीज होने का है डाइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे कैविटीज होती है वो है मीठा खाना या शुगर वाला खाना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने आगे चॉकलेट्स। बेसिक चीज ये होती है, देखो खाने में तो हर चीज में ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आप रोटी भी खाओगे उसमें ग्लूकोज तो है ही, बट वो ग्लूकोज फाइबरस है। आप फ्रूट्स भी खाओगे तो उसमें तो फ्रूट्स मीठे होते ही, बट दे आर ऑल्सो फाइबरस। तो उसका एडवांटेज ये कि वो दांतों पे चिपकते नहीं है। अपनी चॉकलेट, जैसे आप कोई भी चॉकलेट का ब्रांड ले लीजिए, स्टिकी होते हैं कई, उनमें कैरमल होता है, जो भी होता है वो स्टिकी होते हैं, वो दांतों पे चिपक जाते हैं और वो चिपके रहते हैं। ऑब्वियसली बात है, कोई चॉकलेट खा के ब्रश तो नहीं करने वाला है, उसलिए तो चॉकलेट खाई नहीं है मैंने, दैट इज ऑब्वियस राइट, कि हमको तो उसका मिठास चाहिए, तो कोई वो तो करने नहीं वाला है, तो वो ऑब्वियस है। तो क्या होता है कि वो चॉकलेट चिपकी रहती है आपके दांतों पे, और जो मुंह में कीटाणु है, हर किसी के मुंह में करीबन 700 अलग टाइप के कीटाणु रहते हैं नेचुरली। अच्छा, ऐसा नहीं कि भाई आपके मुंह में नहीं है या मेरे मुंह में नहीं है, मैं डेंटिस्ट हूं तो मेरे मुंह में नहीं है, ऐसा नहीं है। हर किसी के मुंह में बर्थ होने से ही वो कीटाणु रहते हैं। वो धीरे धीरे नेचुरल नॉर्मल कीटाणु है, ऐसा नहीं है कि उसमें से सब कोई डिजीज क्रिएट, मोस्टली अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं इनफैक्ट। तो उनकी वजह से जब ये शुगर उनको मिल रहा है तो उनको खाना मिल रहा है, और आप अगर रेगुलरली खाना दे रहे हो उनको, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग जो हम बोलते हैं कि भाई हर 2 घंटे में कुछ मंच कर रहे हो आप, जैसे आजकल कंप्यूटर पे बैठे बैठे चिप्स खाते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, कॉफी पीते रहते हैं रेगुलरली, जो भी चलता रहता है, तो ये रेगुलर जो शुगर का बूस्ट जा रहा है आपकी बॉडी में, और मेनली अभी
इन आवर पर्सपेक्टिव अपने दांतों को, जी। तो कीटाणु को कंटिन्यूस खाना मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है तो वो ग्रो होंगे, वो लोग एसिड बनाएंगे, एसिड से कैविटीज होती है, धीरे धीरे वो कैविटीज बढ़ती जाती है, या तो फिलिंग की जरूरत, या रूट कनाल, या दांत निकालना पड़ता है। सो कैविटीज का मेन कारण है डाइट, दूसरा कारण है इतने अच्छे से क्लीन नहीं होना, जो चीज बहुत इग्नोर होती है स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहां इतना अवेयरनेस नहीं है। अब जाके कई लोगों को नॉलेज आ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो अब थोड़ी हाइजीन सुधर रही है, नहीं तो अवेयरनेस न होने के कारण भी दांतों की ब्रशिंग फ्लॉसिंग सही से ना हो तो जो गंदगी फंसी हुई है वो निकल नहीं रही है जी। सी फंसने तो वाला है, आप कुछ भी खाओगे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अटकेगा, बट वो निकल जाना चाहिए। 24 घंटे से ज्यादा अगर वो आपके दांतों में फंसा हुआ है तो उससे और ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है कि वो 24 घंटे के अंदर निकल जाए, चाहे वो ब्रश करके निकलना हो, फ्लॉस करके निकलना हो, जो भी तरीके से निकलना हो, बट वो निकलना चाहिए। जो अगर नहीं होगा तो कैविटीज बढ़ेगी। जी डॉक्टर, मैंने ऐसे भी सुना है कि कई बार हमारे जो दांत होते हैं, कई लोगों के दांत कमजोर होते हैं, तो क्या उस दांतों की कमजोरी भी कैविटीज का कारण बन सकती है? सो ये बहुत बड़ा मिथ है कि मेरे दांत कमजोर है। एक्चुअल में मेरे ख्याल से 1 to 5% लोगों के दांतों में एक्चुअल की कमजोरी होती है, जिसको हम डेवलपमेंटली बने ही दांत कमजोर है, जिसको फ्लोरोसिस भी बोलते हैं, और भी कई टाइप्स के होते हैं कंडीशंस, बट वो बहुत रेयर है। मतलब हम 100 पेशेंट्स में से 1 में या 2 में वो देखते होंगे, बहुत रेयर है। और वो इस वजह से होता है क्योंकि जहां पे उस इंसान का बचपन गुजरा है, फर्स्ट 18 इयर्स ऑफ एज, वहां शायद पानी का फ्लोराइड लेवल हाई था, या वो म्युनिसिपैलिटी वाला पानी नहीं था, वो जो दूसरे सोर्सेज वाला पानी था, उस हिसाब से वो प्रॉपरली ये नहीं हुआ था, उसको कंट्रोल नहीं किया गया, उस वजह से होता है। ये बहुत कॉमन है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं ना, सर मेरी मम्मी के भी दांत खराब थे, मम्मी पापा के भी दांत खराब थे, तो मेरे भी दांत खराब है। ये बिल्कुल गलत है। इट इज नॉट ट्रू फॉर योर टीथ, क्योंकि इट इज योर हैबिट्स दैट डिफाइन हाउ योर टीथ आर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। हाँ, ये एक होता है कि भाई डायबिटीज आपके घर में था तो शायद आपको आने वाला है, दैट इज ट्रू एंड प्रूवन, बट ये एक कॉमन सी चीज है जिसके पीछे लोग छुपने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तो मेरे जीन्स में है। अपन बहुत फ्रीली इजीली जीन्स पे ब्लेम डाल देते हैं, और वो हाँ, अपने को तो भाई कोई ऐसा कारण चाहिए ना जिसमें मेरे पे ब्लेम ना आए, तो वो जीन्स पे ब्लेम करना है तो बहुत आसान, बट वो डेंटल के रिस्पेक्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रू नहीं होता है। 90% ऑफ द केसेस वो ट्रू नहीं होता है। प्रॉब्लम है जो हैबिट्स हैं आपकी, जो शायद आपने मम्मी पापा से सीखी होंगी, क्योंकि उनकी भी खाने की हैबिट्स वैसी होगी, आपके घर का खाना वैसा होगा, आपकी ओरल हाइजीन हैबिट्स जो ब्रशिंग है फ्लॉसिंग है वो सब वैसी होगी, तो उस वजह से आपके भी दांत खराब है। ये नहीं है कि मम्मी पापा के दांत खराब थे, मेरे भी जीन्स उनके हैं, इस वजह से दांत खराब है, तो वो एक बहुत गलत सोच है। अगर आप मेंटेन करेंगे तो मम्मी पापा के शायद दांत इस उम्र में आके न भी हो, लेकिन आपके दांत एकदम बढ़िया रह सकते हैं फॉर लाइफ। भगवान ने जो दांत दिए वो पूरी लाइफ के लिए दिए, अगर आप उसका ख्याल रखें, बट जीन्स आर नॉट टू ब्लेम फॉर इट। बिल्कुल डॉक्टर, अभी आपने डेंटल केयर की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम हमारे दांत या फिर अपना पूरा मुंह साफ रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं? सो बेसिकली हर रोज आपको 3 चीजें तो मिनिमम करनी है। दिन में 2 बार ब्रश करना है, मिनिमम 2 मिनट के लिए एवरी टाइम, सुबह भी 2 मिनट, शाम रात को भी 2 मिनट सोने से पहले। अब आज की दुनिया में एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे भी पर्सनली रियलाइज हुई कि 2 मिनट कब खत्म हो जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है, और अपने मन में 2 मिनट बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। मैंने जब इलेक्ट्रिक ब्रश यूज करना स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, तो उसमें टाइमर होता है। अच्छा। तो उसमें एक्चुअली मालूम पड़ता है भाई 2 मिनट हो गए, तो मेरे को रियलाइज हुआ अच्छा 2 मिनट इतने लंबे होते हैं, क्योंकि सुबह मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपन लेट उठते हैं हैबिट्स के हिसाब से, या जो भी रात को लेट सोते हैं लेट उठते हैं, तो हम घाई में रहते हैं, हमको सबको भागना है, सबको ट्रेन पकड़नी है, सबको टाइम पे पहुंचना है, तो कर लेते हैं। एंड दूसरा एक और सबसे बड़ा आज की तारीख में प्रॉब्लम है, सबके हाथ में मोबाइल रहता है। सुबह उठते से ही व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक शुरू हो जाता है, तो ब्रश आपके मुंह में पड़ा है बट आपका ध्यान उधर है, या किसी के हाथ में न्यूज़पेपर होता है, हर एक का अपना, जो पहले के जमाने के होंगे उनके हाथ में शायद न्यूज़पेपर होगा, ध्यान आप पूरा ब्रशिंग पे दे नहीं रहे। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम कि आपका पूरा कंसंट्रेशन ब्रशिंग पे होना चाहिए, बिकॉज आपको हर दांत की हर सरफेस को टच करना है। अगर आप आज उसको टच नहीं करते, अच्छे से साफ नहीं करते हैं,
और 1-2 दिन तक अगर आपने उसको अच्छे से नहीं साफ किया तो वो गंदगी कड़क हो जाएगी और फिर चौथे दिन बाद आप ब्रश करो तो भी वो नहीं निकलेगी, वो टार्टार में कन्वर्ट हो जाएगी। जो ये इनिशियल स्टेज है उसको हम प्लाक बोलते हैं। प्लाक सॉफ्ट होता है, आपके सॉफ्ट ब्रश से आराम से निकल जाएगा, लेकिन अगर आपने 2-3 दिन कंटिन्यूअसली उस जगह को साफ नहीं किया तो वो टार्टार में बन जाएगी और वो आप नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास आना पड़ेगा। सो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, 2 मिनट सुबह 2 मिनट रात को सोने से पहले। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की है 90% ऑफ द पेशेंट्स को पता भी नहीं है, वो है फ्लॉसिंग, जो शायद आप भी नहीं करते होंगे बिकॉज हमको नॉलेज ही नहीं है, हमको किसी ने सिखाया ही नहीं, हमको किसी ने बताया ही नहीं। फ्रैंकली मैं ये पेशेंट्स को भी बोलता हूँ, पेशेंट्स को भी मैं यही बताता हूँ, देखो आपका ओरल हाइजीन का जो नॉलेज है वो है टीवी में ऐड देख के। ऐड आते हैं टूथपेस्ट के, टूथब्रश के और माउथ वॉश के, फ्लॉस का कोई ऐड नहीं आता है। छोटा सा धागा है, कोई कंपनी इतना ज्यादा कमाती भी नहीं है शायद उसको बेच के, बट फ्लॉस कैन क्लीन 40% ऑफ योर टूथ सरफेस, जो ब्रश बिल्कुल क्लीन नहीं कर सकता है। ब्रश 60% से आगे क्लीन कर ही नहीं सकता। अगर आप 24 घंटे भी लेके ब्रश करोगे तो आप 60% से ज्यादा स्कोर नहीं करोगे। तो लोग आके बोलते हैं ना, मुझे क्यों कैविटीज हो रही है, मैं तो ब्रश करती हूँ दिन में 2 बार। हाँ, ब्रश करते हो दिन में 2 बार, बट आप 60% से आगे नहीं जा रहे हो, आप 60 पे ही अटके हो। मैक्सिमम बेस्ट एफर्ट भी 60 है, बाकी का 40% सिर्फ और सिर्फ फ्लॉस कर सकता है। जो अगर आप कर ही नहीं रहे हैं तो वहां से तो सबसे पहले कैविटीज होती है। क्यों? क्योंकि वहां खाना भी सबसे पहले फंसता है और आपने निकाला ही नहीं है तो वो बढ़ने ही वाला है। और तीसरी चीज एक जो रेगुलरली करनी चाहिए वो है टंग क्लीनिंग, बिकॉज अब दूसरी एक कॉमन प्रॉब्लम है और कंप्लेन है कि मुंह से बदबू आती है, दुर्गंध, हैलिटोसिस जो हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है, ओरल मैल ऑर्डर बोल लो। उसका सबसे बड़ा कारण है टंग साफ न करना, बिकॉज टंग की सरफेस रफ होती है। चीक्स स्मूथ होते हैं, लिप्स स्मूथ होते हैं, बट टंग एकदम रफ होती है क्योंकि उसमें पैपिलास होते हैं जो टेस्ट सेंसेशन के लिए होते हैं। तो वो खुरदुरी सरफेस पे गंदगी भी रहती है, बैक्टीरिया भी रहते हैं। अगर आप नोटिस करें, आप कुछ भी कलर्ड खाते हैं, गोला भी खाए तो टंग कलर हो जाती है, बाकी चीजें कलर नहीं होती है इतनी, राइट? क्यों? क्योंकि टंग रिटेन करती है चीजों को। तो आपको रोज टंग को साफ करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो जो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें रहते हैं वो सड़ते रहेंगे धीरे धीरे। एंड ओरल मैल ऑर्डर इज अ वेरी बिग थिंग। इंसान की कॉन्फिडेंस पे वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप कोई मीटिंग में बैठे हैं, कुछ है, तो ओरल मैल ऑर्डर कैन बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो ये 3 चीजें आपके रूटीन में होनी चाहिए अगर आपको डेंटिस्ट का मुंह नहीं देखना है। दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, 2 मिनट सुबह, 2 मिनट रात को। फ्लॉस आप दिन में 1 बार भी करेंगे तो बहुत है। सुबह करिए, रात को करिए, आपको जब टाइम मिलता है करिए। मैं सुबह करता हूँ, मेरे प्रोटोकॉल में फ्लॉसिंग सुबह आती है, मुझे सुबह जमती है, दैट्स ओके। टंग को क्लीन करना है या स्क्रैप करना है, जैसे वो टंग क्लीनर्स हुआ करते थे पहले के जमाने में, मुझे याद है मैंने मेरे मम्मी पापा को देखा है, अब वो लोग भी यूज नहीं कर रहे हैं। पहले ये बहुत कॉमन था, अब शायद इतना नहीं यूज करते हैं लोग। आप टूथब्रश से भी साफ कर सकते हैं अपने टंग को, बट करना जरूरी है। ओरल मैल ऑर्डर का सबसे बड़ा कारण वो है। सो ये 3 चीजें रेगुलर चाहिए। कैविटीज के लिए कौन सी ट्रीटमेंट डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सो बेसिकली कैविटीज जितनी डीप है उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। वो डिपेंड करता है आपने कितना जल्दी डेंटिस्ट के पास रिपोर्ट किया है। यूजुअली 90% ऑफ द पॉपुलेशन डेंटिस्ट के पास तभी जाता है जब दांत में दर्द होता है या सेंसिटिविटी होती है। ठनक मार रहा है, जो लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, ठंडा गरम खट्टा मीठा लग रहा है, तभी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, नहीं तो कोई डेंटिस्ट के पास आता नहीं है। डेंटिस्ट के पास आना शायद मैक्सिमम लोगों को पसंद भी नहीं है, डरते भी है लोग डेंटिस्ट से, दैट इज अ फैक्ट। बट बात ये है, आप जितना जल्दी रिपोर्ट करोगे, आप जितना जल्दी चेकअप कराओगे, बिकॉज जो इनिशियल स्टेज होती है कैविटी की वो पेनलेस होती है। जो एनामल की लेयर होती है दांतों की, उसमें जो कैविटी लगती है तब अपने को बिल्कुल मालूम नहीं पड़ने वाली, बिकॉज एनामल में कोई नर्व सप्लाई नहीं होता है। तो अगर आपको पेन नहीं होगा तो शायद आपको समझेगा नहीं, अनलेस आप मिरर में उसे चेक करके देख सके। मिरर में भी आपको सिर्फ नीचे के दांत दिखेंगे, ऊपर के दांत इतने दिखेंगे भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल। सो इम्पोर्टेंट है कि हर 6 महीने में आपको अपना चेकअप करवाते रहना है, ताकि ये कैविटीज इनिशियल स्टेज में पकड़ी जाए। इनिशियल स्टेज में मिल जाती है तो एकदम इनिशियल स्टेज में मिले तो हम उसको रिवर्स करने की भी कोशिश कर सकते हैं। आज ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो एनामल को वापस रीग्रो कर सकते हैं, पेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है।
लिमिटेड प्रोडक्ट्स है बट है अवेलेबल। तो अगर आप जल्दी रिपोर्ट करें तो पॉसिबल है कि शायद उसको हम उस स्टेज पे रोक दे या वापस नॉर्मल पे ले जाए। दैट इज अ पॉसिबिलिटी अगर आपने एकदम इनिशियल स्टेज पे रिपोर्ट किया। अगर कैविटी थोड़ी डीप हो गई है और वो डेंटिन के लेयर तक पहुंच गई है, जब कई पेशेंट्स को सेंसिटिविटी की कंप्लेन होने लगती है तो उसमें फिलिंग्स की जाती है। फिलिंग्स करने से दांत की कैविटी उधर ही स्टॉप हो जाएगी एंड वो आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी। अगर समझो आप तब तक भी नहीं आए और दांत में बहुत बड़ा खड्डा हो गया, दांत में सूजन आ गई, दर्द हो रहा है, रात को दर्द कर रहा है, मतलब ये दांत में अब रूट कनाल की जरूरत है। तो रूट कनाल इज द लास्ट स्टेप टू सेव द टूथ। अगर आप दांत बचाना चाहते हैं तो रूट कनाल इज द लास्ट स्टेप टू सेव इट, नहीं तो दांत निकालने पे जाएगा। तो आप रूट कनाल करवा सकते हैं, विच इज अ टोटली पेनलेस एंड अ वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर। उसमें कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता है, प्रॉपर एनेस्थीसिया यूज किया जाता है, एकदम प्यार से हो जाता है। कोई पहले रूट कनाल बहुत एक फियर्ड ट्रीटमेंट था। इनफैक्ट रिसर्च बोलती है कि लोगों को रूट कनाल ट्रीटमेंट से इतना डर लगता है कि मतलब लोग बोलते हैं मैं प्लेन जिसमें स्टोम आ रहा होगा मैं उसमें तक ट्रैवल करने को तैयार हूं, बट मेरे को रूट कनाल नहीं करवाना है। लोग इतना डरते थे रूट कनाल से, बट अब इतनी दवाइयां, इतने एनेस्थेटिक्स इतने स्ट्रॉन्ग और इतने कंफर्टेबल आ गए, इतने सेफ आ गए हैं कि रूट कनाल ट्रीटमेंट्स आर एज गुड एज पेनलेस, सो दैट कैन बी टेकन। और अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो शायद दांत पूरी तरह से कीड़ लग लग के, कैविटी लग लग के टूट गया हो, तो वो निकालना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि 70% ऑफ पेशेंट्स में पेन होता ही नहीं है। तो अगर आप पेन के लिए या सेंसिटिविटी के लिए रुके हैं डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, तो शायद आपको कभी मालूम नहीं पड़े। और कई बार लोग आते हैं, इतनी बड़ी कैविटी होती है, वो बोलते हैं लेकिन सर मेरे को तो कभी दर्द ही नहीं किया इसने, तो मेरे को क्यों रूट कनाल की जरूरत है। प्रॉब्लम ये है कि कई बार बॉडी अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करती रहती है, उसके साथ जीती रहती है एंड अपनी इम्यूनिटी उसको कंट्रोल करके रखती है, तो आपको कभी पेन नहीं होता है, या दांत पूरी तरह डेड हो जाता है और उस वजह से आपको बिल्कुल पेन नहीं होता है। सो ये भी पॉसिबल है। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप हर 6 महीने में चेकअप करवाते रहिए डेंटिस्ट के पास, ताकि आप इनिशियल स्टेज में ही उसको ट्रीट कर ले। हम डेंटिस्ट बदनाम है कि हम बहुत महंगे होते हैं, ये बहुत कॉमन है कि अरे यार वो तो लूट लेगा, इतना पैसा ले लेगा, जो भी। फैक्ट ये है कि डेंटिस्ट महंगे नहीं होते। आप हर 6 महीने में चेक करवाइए, इनिशियल स्टेज में फिलिंग करवा लीजिए, नहीं तो आपको रूट कनाल, इम्प्लांट, ब्रिज, वो सब महंगा होता है जी। आपने अगर पहले करवा लिया होता तो सस्ते में हो जाता जी। नेग्लेक्ट इज एक्सपेंसिव, डेंटिस्ट्री इज नॉट। इंपॉर्टेंट वो है कि आपको क्लिनिक में आना पड़ेगा जी। दैट्स इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, अभी आपने रूट कनाल के बारे में कहा, तो जब रूट कनाल हो रहा होता है या फिर करना जरूरी होता है, तब जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है, उसको किस तरह की सावधानियां बरतना जरूरी होता है? सो जैसे अगर आपका रूट कनाल ट्रीटमेंट चल रहा है तो ट्रीटमेंट से पहले, एटलीस्ट अपॉइंटमेंट के पहले, आपको डिसेंटली अच्छा खाना खा के जाना है। बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं खाना है। आपका अगर सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट है तो 9 बजे तक मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूँ नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, बट बहुत ज्यादा मत कीजिएगा, और 1 घंटे कुछ मत खाइएगा। मतलब अगर 10 बजे है तो 9 बजे तक जो खाना है खा लीजिए, 9 से 10 कुछ मत खाइए। क्यों? क्योंकि जब आप क्लिनिक में जाएंगे तब उधर आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, और एनेस्थीसिया देने के लिए हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट ने कुछ खाया हो, क्योंकि नहीं तो कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, मतलब बॉडी का ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है, जिससे पेशेंट को चक्कर आ सकता है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिफोर एन अपॉइंटमेंट। अगर आपका रूट कनाल का अपॉइंटमेंट है तो सबसे पहले उस चीज पे ध्यान रखिए। बाकी गूगल मत कीजिए। आज की तारीख में मोबाइल सबके पास अवेलेबल है, नॉलेज इज इजीली अवेलेबल, बट नॉलेज से ज्यादा हाफ नॉलेज बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। सो ट्रस्ट योर डॉक्टर। जो भी आपको ट्रीट कर रहे हैं वो 5 साल 8 साल उन्होंने पढ़ाई की है। फॉर एग्जांपल रूट कैनाल स्पेशलिस्ट बनने के लिए हमको बीडीएस के बाद और 3 साल पढ़ना पड़ता है, तो उन्होंने और 3 साल पढ़ाई करके नॉलेज गेन की है। ट्रस्ट कीजिए उनको, वो जो गाइडेंस दे रहे हैं वो फॉलो कीजिए। आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा जिसका असर कम से कम 3 से 4 घंटे रहता है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या ऐसी चीजें नहीं रखनी है जहां आपको बात करनी पड़े, क्योंकि कई बार गलती से आप गाल, होठ, जीभ चबा सकते हैं। अब ये मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ, बट मेरा भी जब अक्लदार निकाला था मैंने भी अपने होठ को चबा लिया था। मालूम नहीं पड़ता है, बिकॉज वो नम होता है, तो अपने को समझ नहीं आता है। नहीं तो सोच सकते अरे मैं नहीं चबाऊंगा, मुझे तो मालूम है, मैं इतना तो कर लूंगा। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, वो हो जाता है।
और अगर हो गया, बाइट कर लिया, तो जो अल्सर बनेगा ना वो आपके आने वाले 5-7 दिन बहुत बुरे निकालेगा, क्योंकि नमक मिर्ची सब जलेगा उसमें। वो रूट कनाल तो आपको तकलीफ नहीं देगा, बट ये दर्द देगा। और जब तक ट्रीटमेंट खत्म नहीं होता है रूट कनाल वाले दांत का, कोशिश कीजिए उस साइड से खाना थोड़ा कम खाइए, सॉफ्ट खाइए। ऐसा नहीं कि उस साइड को पूरा बंद कर देना है। कई लोग वो करते हैं कि हम उस साइड से खा ही नहीं रहे, जो भी गलत है। मैं उसका भी कारण आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि जो हम खा रहे हैं उसकी नेचुरल ईटिंग की वजह से भी दांत साफ होते रहते हैं, बिकॉज फ्रिक्शन हो रहा है, दांत एक दूसरे को लग रहे हैं। खाना अगर आपका फाइबरस खाना है तो वो दांत पे रब हो रहा है, चीक्स टंग रब हो रहे हैं, थूक निकल रही है, तो वो एरिया नेचुरली भी क्लीन होता रहता है। अगर आपने उस साइड से खाना बंद कर दिया, एक रूट कनाल चल रहा था उसकी वजह से, या कोई दांत में कीड़ लग गई थी उसकी वजह से, तो ये होगा कि बाकी के जो 15 दांत है उस साइड के, उनमें वो नेचुरल क्लीनिंग बंद हो गई है। और जैसे पहले के जमाने में अपने दादा परदादा बहुत कुछ रॉ खाते थे जी, सैलेड्स वाज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द डाइट, जो आजकल बहुत कम हो गया है। हम लोगों को सॉफ्ट खाना पसंद है, हमको नूडल्स पसंद है, पास्ता पसंद है, राइस पसंद है, जो भी हम सॉफ्ट खाते हैं, बॉइल्ड खाते हैं, सब कुछ। तो वो फ्रिक्शन ऑलरेडी कम है, और वो भी अगर आप अपनी बॉडी को फ्रिक्शन नहीं दे रहे तो वो नेचुरल क्लीनिंग भी कम हो रही, तो बाकी के दांत भी अफेक्ट हो रहे हैं। सो प्लीज डोंट स्टॉप ईटिंग टोटली फ्रॉम दैट साइड। सॉफ्ट खाइए बट खाइए, एंड जब तक ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता है उधर से पूरा कड़क मत खाइए। जब आपका रूट कनाल हो गया, फिलिंग हो गई, उस पर कैप लग गई या फाइनल फिलिंग हो गई, उसके बाद में नेचुरल खाना खाइए, नथिंग अननेचुरली हार्ड। अब आप अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने जाएंगे तो भाई वो दांत भगवान ने उसके लिए नहीं बनाए थे, अखरोट तोड़ने जाएंगे तो भाई भगवान ने दांत उसके लिए नहीं बनाए थे, तो वो मत कीजिए जी। बाकी ऑल गुड। ऐसे कोई बहुत ज्यादा परहेज की जरूरत नहीं है। डोंट बी टू कॉन्शियस ऑल्सो। लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं जिसमें भी नुकसान है, तो दोनों ओवर नहीं करना है, अति दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए, बैलेंस मेंटेन कीजिए तो कोई तकलीफ नहीं है जी। डॉक्टर, अभी आपने कहा कि लोग ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, तो ऐसे ही मैंने सुना है कि जैसे दांत साफ ना करने से उनमें कैविटीज हो जाती है, उनको तकलीफ हो सकती है, वैसे ही कई बार लोग ज्यादा ब्रशिंग कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या दांतों को तकलीफ हो सकती है? यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी कॉमन है, क्योंकि अब नहीं किसी को देखा है सफर करते हुए, मेरे भाई को, बहन को, मम्मी को, पापा को, मुझे कैविटीज नहीं चाहिए, तो वो ओवर ब्रश करते हैं। अब ये चीज एक मैंने नोटिस की है कि अपन जो हिंदी में या मराठी में बात करते हैं, तो एक टिपिकली मैंने नोटिस किया, दांत घस लिए क्या, ये एक टिपिकल वर्ड है, मराठी में तो है ही, दांत घास ले का जी। घसना जब आता है ना तो एक टेंडेंसी होती है जोर से करना। कोई भी चीज को घसना मतलब अपन जोर से ही समझते हैं, और अपन जोर से ब्रश करते हैं। अपन किसी और का गुस्सा अपने दांतों पे निकालते हैं, जो नहीं होना चाहिए, बिकॉज जोर से करने में दांत कोई ज्यादा साफ नहीं होने वाले। जो गंदगी आपको निकालनी है, जो साफ करनी है, वो सॉफ्ट ब्रिसल के ब्रश से, हल्के हाथ के प्रेशर से भी निकल जाएगी। आप जब जोर से ब्रश करते हैं तो उससे धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सालों लगते हैं उस बात को, दांत घस जाते हैं, जिसको हम अब्रेजन, अट्रेजन, इरोजन, इन 3 मेजर टर्म्स में देखते हैं। अब्रेजन इज व्हाट हैपेंस हियर, और उसकी वजह से आपके सारे दांत घस जाते हैं, सेंसिटिव होने लगते हैं, और करीबन 10, 15, 20 साल बाद आपको मोस्टली सारे दांतों के रूट कनाल्स या सारे दांतों की कैप्स की जरूरत पड़ जाए। तो मैं वही पेशेंट्स को बोलता हूँ, भाई आप तो अच्छा काम कर रहे थे, बट उसमें भी आपका नुकसान हो गया, ज्यादा कर लिया। ज्यादा कर लिया, तो वो गुस्सा मत निकालिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैबिट होती है कई लोगों की, मीडियम या हार्ड ब्रिसल ब्रश यूज करते हैं, जो बहुत गलत है। हमको जरूरत है सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश की, उससे ज्यादा हार्ड ब्रश अपने कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपके घर पे मीडियम या हार्ड ब्रिसल का ब्रश है तो प्लीज उसको हटा दीजिए, वो टाइल साफ करने के लिए ठीक है, दांत साफ करने के काम करें। सॉफ्ट ब्रश यूज कीजिए, हल्के हाथ से ब्रश कीजिए, तो वो जो ओवर डूइंग का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत ही अच्छी और कारगर जानकारी दी है आपने। मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। सो मैं बेसिक एक थोड़ी सी टिप्स एक लिस्ट कर देता हूँ कि भाई आप अगर ये करें तो डेंटल की कैविटीज की इश्यूज आपकी कम हो जाए जी। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रश दिन में 2 बार। एक चीज जो अपने डिस्कशन में पहले नहीं आई वो है कि फ्लोराइड कंटेनिंग पेस्ट यूज करना है। फ्लोराइड दुनिया भर में प्रूवन है पिछले 100 सालों से कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैविटीज प्रिवेंट करने में, क्योंकि फ्लोराइड इज लाइक अ बैंडेड, आपके दांतों को वो थोड़ा हार्ड बनाएगा।
नहीं तो एनामल जो बन गया उसको बॉडी चेंज नहीं कर सकता, वो एक बार बन गया खत्म हो गया, बॉडी उसको रिपेयर नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हम एक्सटर्नली रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं जी। तो फ्लोराइड कंटेनिंग पेस्ट यूज कीजिए, फ्लॉस कीजिए दिन में एक बार एटलीस्ट, टंग क्लीन करनी है, एंड आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली खाना मत खाइए, ज्यादा मीठा मत खाइए। आपको मीठा खाना है, एक बार में जितना खाना है खा लीजिए, फिर ब्रश कर लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अगर आपको स्वीट टूथ है, जैसे हम बोलते हैं कि आई हैव अ स्वीट टूथ, तो भाई आप जितना लेना है ले लीजिए, खा लीजिए, उसके बाद में ब्रश कर लीजिए। सो आपकी टंग भी सेटिस्फाई हो गई, आपका मन भी सेटिस्फाई हो गया, और आपका ओरल हाइजीन भी मेंटेन हो गया। इंपॉर्टेंट ये है कि वो मीठा मुंह में रहना नहीं चाहिए। ये बेसिक चीजें की। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि इनिशियल स्टेजेस में डीके को, कैविटी को कैच करना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा एवरी 6 months। अगर उतना नहीं होता है तो एटलीस्ट एवरी ईयर कोशिश कीजिए, अपने नियर बाय डेंटिस्ट को दिखाइए। अगर वो कुछ कैविटीज में फिलिंग सजेस्ट करते हैं, अगर आपको पेन नहीं है तो भी करवा लीजिए। पेन के लिए अगर आप रुक रहे हैं, मतलब वो डीप हो गया और फिर वो रूट कैनाल पे जाएगा, तो वो काम बढ़ता जाएगा, तकलीफ बढ़ती जाएंगी, खर्चे बढ़ते जाएंगे, which doesn't make sense। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, आई एम श्योर आज के एपिसोड में आपको जो जानकारी मिली है उसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। ऐसे कई विषयों पर जानकारी लेने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।